क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकेंड हम ले रहे हैं फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक। उसी के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक आता है वो है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस एंड रेजोनेंस। सबसे पहले हम लेते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस ये कॉम्प्लेक्स एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज के एडिशन से बनते हैं। जैसा इनका नाम है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा और कॉम्प्लेक्स बनेंगे और एडिशन से ये कंपाउंड्स बनते हैं। और एडिशन किस किस का होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज का। जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है उसको हम डी से बताएंगे और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज है उसको हम ए से बताते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ये पाई इलेक्ट्रॉन दाता जैसे एरीन्स, एल्कीन्स, साइक्लोएल्केन्स होंगे। कौन? जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर सारे के सारे ये एरीन्स, एल्कीन्स, साइक्लोएल्केन्स होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरोमेटिक न्यूक्लियस जैसे कि पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, मेटल कैटायन आदि होते हैं। ये दो का हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, मेसिटिलीन और 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ये दोनों मिलके चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जो मेसिटिलीन है इसके अंदर 3 CH3 ग्रुप लगे होते हैं और जैसा आपको पता है कि जो CH3 ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो उस प्लस आई इफेक्ट के कारण रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। इसी तरीके से 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन है, उसके अंदर 3 NO2 ग्रुप लगे होते हैं और NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं। उसके कारण वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो मेसिटिलीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई और 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। तो इस मेसिटिलीन को हम डोनर और 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन को हम एक्सेप्टर कहते हैं। तो इस तरीके से चार्ज डी से ए की तरफ ट्रांसफ़र होता है और ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको हम छोटे रूप से इस तरीके से लिख सकते हैं, डोनर प्लस एक्सेप्टर ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये दो इसके रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसके बन जाते हैं। एक इसकी आयनिक स्ट्रक्चर बनता है और दूसरा इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एथिलीन और सिल्वर कैटायन का। ये भी चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम और लें, वो है टोलुइन और HCl। ये भी मिलके चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो जैसा इसका हमने देखा, जैसा इसका नाम है कि चार्ज का ट्रांसफ़र होता है और इस तरीके से ये दोनों डी और ए डोनर और एक्सेप्टर मिलके एक एडिशन कंपाउंड बना देते हैं। उनको हम चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये तो हमारा एक टॉपिक हुआ। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो लेते हैं हम और वो है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की बात कहाँ आती है और कैसे होती है कि जब किसी भी यौगिक के का स्ट्रक्चर को हम समझाएं और उसकी जो संरचना है वो एक ही स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते, उस समय हमको रेजोनेंस का सहारा लेना होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन लें तो कुछ यौगिकों के मॉलिक्यूल या आयन ऐसे होते हैं कि जिन्हें केवल एक संयोजकता बंध सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। वहाँ अनुनाद का सहारा लेना होता है। उसके सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक संरचनाएं दी जाती है।
प्रत्येक संरचना उसके किसी न किसी गुण की व्याख्या करती है। ये संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहलाती है। यौगिक की वास्तविक संरचना इन अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। रेजोनेंस से यौगिक की ऊर्जा कम हो जाती है और जब ऊर्जा कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेंजीन के लिए हम कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अगर हम ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें तो इसमें से जो पहली दो स्ट्रक्चर है वो तो इसकी कैकुले स्ट्रक्चर कहलाती है और बाकी की जो तीन है वो डेबार स्ट्रक्चर कहलाती है। बेंजीन के अंदर अगर हम इसकी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ लेते हैं तो वो बॉन्ड लेंथ आती है 1.397 एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.33। तो बेंजीन के कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी आई? 1.397 एंगस्ट्रॉम। ये न तो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है और न ही डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है, इनके बीच की इसकी बॉन्ड लेंथ आती है। उसका मतलब ये है कि इसके अंदर रेजोनेंस होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में न तो सिंगल बॉन्ड रहता है और न ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। तो ये रेजोनेंस को बताता है कि इसके अंदर अनुनाद होता है। इसी तरीके से हम दूसरा एक स्ट्रक्चर और लें और वो है कार्बोनेट आयन CO3- 2-। उसके लिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें तो इस तरीके का इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा कि एक कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से, बाकी दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। किंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता है। वास्तव में होता यह है कि कार्बोनेट आयन के तीनों ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से बिल्कुल एक समान होते हैं और बॉन्ड एंगल भी इनके अंदर 120 डिग्री का होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ कार्बन एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, लेकिन चौथा युग्म कहाँ पर स्थित होगा। इसको समझाने के लिए पॉलिंग ने रेजोनेंस की धारणा दी। इसके अनुसार कार्बोनेट आयन की 3 संभावित संरचनाएं हो सकती है, जिनमें एक एक करके ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड से बंधित हो जाता है। वास्तविक संरचना तीनों संरचनाओं का योगदान होती है और हम उसको इस तरीके से बताते हैं कि किसी भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है और किसी भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर बना है वो एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन की वो आती है 1.31 एंगस्ट्रॉम, जबकि होती कितनी है कार्बन ऑक्सीजन की 1.43 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की होती है 1.22। एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड में उसकी समस्त सहयोगी संरचनाओं के गुण तो होते हैं, किंतु फिर भी यह समस्त संरचनाओं से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस तरीके से हम इसके जो कार्बोनेट में भी हम ये कहते हैं कि इसमें रेजोनेंस होता है, क्योंकि इसकी को भी हम बॉन्ड लेंथ से ही बेंजीन की तरह समझाते हैं। अब कई सारे स्ट्रक्चर हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं, जैसे सल्फेट आयन, ये जो नाइट्रेट आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कई सारे इसके अंदर होते हैं और उनके लिए हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमें कई सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इन सब के स्ट्रक्चर हम बनाएं और प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। अब ये जो रेजोनेंस है इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि कहाँ पर ये इनकी कौन सी शर्तों का ये पालन करने चाहिए। तो अब हम लेते हैं रेजोनेंस के लिए कुछ आवश्यक शर्त। प्रत्येक अनुनादी संरचना में प्रत्येक परमाणु की स्थिति समान रहती है।
प्रत्येक अनुनादी संरचना में प्रत्येक परमाणु की स्थिति समान रहती है। प्रत्येक अनुनादी संरचना में युग्मित एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, केवल उसकी स्थिति बदलती है। कि जो युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या हमेशा समान बनी रहेगी, केवल उनकी पोजीशन बदलेगी। नेक्स्ट, अनुनादी संरचना में निकटस्थ परमाणुओं पर सजातीय आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट, सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जाएं लगभग समान होती है, इनकी ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता है। लास्ट, आयनिक संरचनाएं ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें धन विद्युतीय परमाणु पर धन आवेश और ऋण विद्युतीय परमाणु पर ऋण आवेश हो। मतलब जो नेगेटिव वाला है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आए और जो पॉजिटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आना चाहिए। ये कुछ इसकी शर्तें हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स,